तो सर आपके हिसाब से ये कैसे आएगा 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर की लिक्विडिटी बिना मनी प्रिंटिंग के? हिंदुस्तान की इकोनॉमी है लगभग 4 ट्रिलियन और हिंदुस्तान ने लगभग जो करेंसी छापी है लगभग 500 से 600 बिलियन। अगर एआई से नौकरियां गई, रियल एस्टेट के लोन डूबे, पर्सनल लोन डूबे, लोगों ने एजुकेशन लोन लेने बंद कर दिए, पुरानी पेमेंट्स आनी बंद हो गई, तो ये सारा का सारा जो कमर्शियल बैंकिंग है वो एक एनपीए की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। जियो पॉलिटिकल टेंशन और एआई ने आज हमारे लिए इतना बड़ा संकट पैदा कर दिया है कि हमें मनी वेलोसिटी क्रिएट करने का कोई नया प्रोटोकॉल डिजाइन चाहिए। ब्लॉकचेन मनी का आईपीएल मोमेंट है, क्रिप्टो मनी का आईपीएल मोमेंट है। ये तो पक्का है कि इसको गोल्ड लोन इज नॉट द राइट वे टू ब्रिंग लिक्विडिटी। द राइट वे टू ब्रिंग लिक्विडिटी दैट कैन बेनिफिट आवर नेशन इज कि हम इसको टोकेनाइज करके लोगों के हाथ में इंडियन गोल्ड डॉलर या इंडियन गोल्ड रुपी करके कुछ एक हाथ में उनके दे दें, जिसको वो यूज कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते किसी भी देश में किसी भी समय में क्राइसिस तब आता है जब उस समय के ऑकवर्ड मोमेंट को हैंडल करने की हमारे पास समझ नहीं हो। जब ऑनचेन टोकन्स की पूरी इकोनॉमी आपके पास आती है, तो क्या क्रिप्टो करेंसीज का पूरा जो सिस्टम है इस ऑनचेन टोकन इकोनॉमी में एक सॉवरेन कंट्री का एसिमुलेट नहीं कर सकता? क्या हम इस इनोवेशन को आने वाले समय में अपनी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बनाएंगे? और 140 करोड़ लोगों की अगर आप गरीबी को दूर करने के लिए सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल नहीं बनाते हैं, तो आज नहीं तो कल आपकी परेशानियां इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि आप हैंडल ही नहीं कर सकते। मैं ये मान रहा हूं कि मॉनेटरी सॉवरेनिटी जरूरी है, पर मैं मॉनेटरी सॉवरेन को ये कह रहा हूं कि भाई ऐसे देखने की बजाय ऐसे देखो। मैं पिछले 10 साल से इंडिया के रेगुलेटर्स को देख रहा हूं, उन्होंने अभी तक इन आंखें खोली ही नहीं। अगर ईरान ने ये कह दिया कि मैं बिटकॉइन के जरिए पेमेंट्स लेना शुरू कर दूंगा और हमारे देश में इस तरह का कोई ऑफ ऑन चेन सॉवरेन करेंसी फ्रेमवर्क ही नहीं है, क्रिप्टो का रेगुलेशन ही नहीं है, तो हम बिटकॉइन कहां से लेके आएंगे? हैं। एक कोइंसिडेंस नहीं है। नंबर 1 एआई, नंबर 2 स्टेबल कॉइन और नंबर 3 वॉर। एआई के अंदर जो इकोनॉमी होगी वो ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं होएगी, वो एजेंट टू एजेंट होगी। आपके पास कोई आइडिया है तो वो भी लिखिए और हम आपको शो पे बुलाएं। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय कॉइन डीसीएक्स, इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी, सबसे रेप्यूटेबल और एफआईयू रजिस्टर्ड क्रिप्टो एक्सचेंज है। कॉइन डीसीएक्स का यूज आप वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों पे कर सकते हो। ऐप ओपन करते ही इसका साइन अप और लॉगिन पेज है, जहां से आप इजीली अकाउंट क्रिएट करके स्टार्ट कर सकते हो। लॉगिन के बाद ये इसका डैशबोर्ड है, जहां आप टॉप गेनर्स, लूजर्स और डिफरेंट प्रोडक्ट्स एक जगह पर देखने मिलते हैं। यह है मार्केट सेक्शन, जहां आप बिटकॉइन जैसे एसेट का चार्ट देख सकते हो और डायरेक्टली बाय या सेल भी कर सकते हो। अगर आप बीटीसी यूएसडीटी पेयर में ट्रेड करना चाहते हो तो यहां लिमिट और मार्केट ऑर्डर दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। लॉन्ग टर्म के लिए ये एसआईपी फीचर काफी यूजफुल है, जहां आप बिटकॉइन में रेगुलर इन्वेस्ट करके स्लोली वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। ये पोर्टफोलियो सेक्शन है, जहां आप अपने सारे होल्डिंग्स और परफॉर्मेंस इजीली ट्रैक कर सकते हो और यहां से आप अपना क्रिप्टो टैक्स रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हो, जो काफी हेल्पफुल है, जिसे मैं भी यूज करता हूं। अगर आप अपने एसेट से अर्न करना चाहते हो तो कॉइन डीसीएक्स पे अर्निंग ऑप्शंस भी अवेलेबल है। इसके अंदर एक बिल्ट इन वेब3 वॉलेट भी है, जिसे आप डायरेक्टली वेब3 एप्स एक्सप्लोर कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, ट्रस्ट के लिए इनका क्रिप्टो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और प्रूफ ऑफ रिजर्व्स भी अवेलेबल है। अगर आप क्रिप्टो में नए हो तो कॉइन डीसीएक्स ट्राई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में हम सब ने पिछले वीडियोस सुने सुनील सर के साथ, और बहुत सारे कमेंट्स कुछ इस तरीके के थे कि सुनील सर को ना इंडिया के किसी पैनल पे होना चाहिए, फाइनेंशियल पैनल पे होना चाहिए। सो देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप पैनल पे जाओगे तो ही कंट्रीब्यूट करोगे। अगर ये कंटेंट पहुंचता है पॉलिसी मेकर्स के पास तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस कंटेंट के ज़रिए हम काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इंडिया को आने वाले समय में और क्या करना चाहिए। और ये सिर्फ इंडिया पे लागू नहीं होता, इनफैक्ट ये जो प्लेबुक है जो आज हम डिस्कस करेंगे, ये कोई भी कंट्री अपने यहाँ पे इस प्लेबुक को यूज़ कर सकती है। बट हमारा कंसर्न, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा खुद का देश इसको पहले इम्प्लीमेंट करे, बट ये ओपन फॉर ऑल ही है, कोई भी इसको इस प्लेबुक को कॉपी कर सकता है। बेसिकली हम यहाँ पे आज बात करेंगे कि किस तरीके से क्लोज टू 15 टू 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है वो आप अनलॉक कर सकते हो। सोचिए 15 टू 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर की जो लिक्विडिटी है, अगर आप अनलॉक कर लेते हो तो आपकी सपोज करो इंडिया की जीडीपी का से 5 गुना अगर लिक्विडिटी अचानक सिस्टम में आ जाए बिना मनी प्रिंटिंग के। ये इंपॉर्टेंट है। आप लिक्विडिटी को 2 तरीके से बढ़ा सकते हो इकोनॉमी में। एक, आप M2 मनी सप्लाई को बढ़ा दो, ठीक है? और आप अपने रेट कट्स कर दो, रेट कट को ऑलमोस्ट ज़ीरो पे ले आओ और मनी प्रिंटिंग के बटन को दबा दो। एक तरीका तो वो होता है लिक्विडिटी को करने का, बट वो शॉर्ट टर्म में जैसे ही आप वो करते हो, इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन का विकराल रूप हो जाता है, इकोनॉमीज़ खत्म हो जाती हैं, करेंसीज़ अपनी वैल्यू खो देती हैं।
लेकिन अगर हम वैसे ही 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर जनरेट कर पाएँ लिक्विडिटी बिना मनी प्रिंटिंग के, तो वो एक अपने आप में एक अजूबा होगा। मेरे लिए अजूबा इसलिए क्योंकि अगर ये इतना आसान होता तो अभी तक किसी ने ट्राई क्यों नहीं किया? बट आज सुनील सर थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगे कि ये आसान है एंड इट इज़ अ डूएबल प्लान एंड ये कैसे होगा इसको अब हम समझेंगे और इसमें क्या क्रिप्टो का कोई एंगल है या टोकनाइज़ेशन का कोई एंगल है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और क्या लगता है कि क्या ये पॉसिबल है? मतलब कि कुछ 2 देश अल्टीमेटली इसको कर लेंगे? क्योंकि कहीं न कहीं यूएस तो ज़्यादातर चीज़ों को टोकनाइज़ कर ही रहा है। रियल वर्ल्ड एसेट्स उसके हिसाब से वहाँ की बताते हैं कि 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर की मार्केट है। तो कैसे होगा, क्या होगा? सुनील सर से समझते हैं। सर आपके हिसाब से ये कैसे आएगा 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर की लिक्विडिटी बिना मनी प्रिंटिंग के? काशिफ़, पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे बिटिनिंग पर बुलाने के लिए। और आज जो विषय मैंने प्रपोज़ किया है और आज जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो विषय मेरे लिए बहुत ही फ़ेवरेट विषय है। और मैं अपने सभी दर्शकों को अ, आज 10 मिनट के लिए उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ी देर के लिए आप क्रिप्टो भूल जाओ, रेगुलेशन भूल जाओ, जियोपॉलिटिकल टेंशन भूल जाओ। 10 मिनट के लिए सिर्फ़ एक बात पर सोचिए, सिर्फ़ 10 मिनट के लिए। उसके बाद हम बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखिए, मनी होती क्या है? मनी बेसिकली सोशल कोऑर्डिनेशन है कि मैंने एक चीज़ पैदा की, उस चीज़ का 10 लोगों को फ़ायदा है। 10 लोगों ने आगे 50 चीज़ें पैदा की, उनका आगे 500 लोगों को फ़ायदा है। अब 1 से 10, 10 से 50, 50 से 500 वाला जो सफ़र है, उसका जो कोऑर्डिनेशन है, उस कोऑर्डिनेशन के लिए प्राइसेस चाहिए। और प्राइसेस जो हैं, वो तभी होंगे अगर मनी होगी। एम आई राइट? तो बेसिकली मनी एक सोशल कोऑर्डिनेशन का प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल का बेसिक मतलब है कि उसमें रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे। सिंपल। एम आई राइट? अब जैसे आप आईपीएल देखते हैं, 18 साल से आप आईपीएल देख रहे हैं। आईपीएल का क्या मतलब है आपके दिमाग में? जैसे मैंने मनी की उदाहरण दी, वैसे ही आप थोड़ा आईपीएल के हिसाब से देखिए कि जब आप आईपीएल कहते हैं, तो आईपीएल का मतलब होता है टी20। एक टीम आएगी, 20 ओवर खेलेगी, दूसरी टीम आएगी, 20 ओवर खेलेगी, टॉस होगा, विनर जो टॉस होगा, वो डिसाइड करेगा बॉल करना है, बैट करना है। तो जब हम आईपीएल कहते हैं, तो टी20, 20 ओवर्स, ये सब हमारे दिमाग में क्लियर हो जाता है। उसी तरह से जब हम मनी कहते हैं, तो मनी बेसिकली एक प्रोटोकॉल है और उस प्रोटोकॉल के अंदर हमने ये डिसाइड कर लिया है कि ये प्रोटोकॉल सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक्स की ऐसे रजामंदी से, ऐसे क्लोज कॉपरेशन से चलेगा। अब ये क्लोज कॉपरेशन क्यों है? क्लोज कॉपरेशन इसलिए है क्योंकि सेंट्रल बैंक को ये बात पता है कि वो मनी प्रिंटिंग तो कर सकता है, ये काम वो कर सकता है, मनी का स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकता है, मनी का ग्लोबल एक्सचेंज रेट मेंटेन कर सकता है, पर वो एक काम नहीं कर सकता सेंट्रल बैंक, और वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। ओके। तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी का बेसिकली मतलब है, किसी को उधार चाहिए, वो कैसे लेगा? ठीक है। तो उसके लिए उसको ब्रांच चाहिए। एक आम इंसान को अगर छोटे से शहर में बैंक की ब्रांच मिल जाए, पर आरबीआई कितने ब्रांचेस खोलेगी? तो आज से लगभग 70, 80, 100 साल पहले जो सेंट्रल बैंक्स ने सिस्टम बनाया कि मनी प्रिंटिंग का काम वो करेंगे और मनी डिस्ट्रीब्यूशन और मनी मल्टीप्लिकेशन का काम कमर्शियल बैंक्स करेंगे। ये सिस्टम लगभग 100 साल चला और फिर आ गया इंटरनेट, फिर आ गई एप्लीकेशंस, फिर वेब 2.0 आ गया, फिर वेब 3.0 आ गया। तो अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अब सेंट्रल बैंक टेक्निकली देखा जाए तो अब कमर्शियल बैंक्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। एक ऐप ही चाहिए ना किसी भी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। एम आई राइट? ठीक। तो अब जो कोऑर्डिनेशन के लिए सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स पर डिपेंडेंट था, वो डिपेंडेंसी खत्म हो गई थियोरेटिकली। एम आई राइट? एम आई राइट? जी। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी है लगभग 4 ट्रिलियन,
और हिंदुस्तान ने लगभग जो करेंसी छापी है, लगभग 500 से 600 बिलियन डॉलर के आसपास वो करेंसी छापी है। यानी कि जो सेंट्रल बैंक ने छापी है, और मनी सप्लाई जो सिस्टम में घूम रही है वो लगभग 4 ट्रिलियन के आसपास है। 3 और 4 ट्रिलियन की एग्जैक्ट फिगर में मैं नहीं बता सकता हूँ, बट 3 और 4 ट्रिलियन के आसपास है। तो ये जो सेंट्रल बैंक ने मनी छापी है और मनी सप्लाई एक्चुअल जितनी है, ये लगभग 1 से 8 गुना का फर्क है। ये 8 गुना का फर्क इसलिए आता है कि कमर्शियल बैंक्स मनी क्रिएट करते हैं और पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे? जब वो लोन क्रिएट करते हैं। जब वो लोन बुक बनती है, अगर आपने 1.25 करोड़ का घर लिया, उसकी रजिस्ट्री करवाई और उसके अगेंस्ट 1 करोड़ का लोन ले लिया, तो वो 1 करोड़ का जो लोन है वो मनी आउट ऑफ थिन एयर है। उसको टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं। गॉट इट? और इसको अगर सिंपल भाषा में कहूं, तो ये नॉन ब्लॉकचेन स्टेबल कॉइन है। ये ध्यान से याद रहे कि लाइसेंस्ड बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को नॉन ब्लॉकचेन स्टेबल कॉइन जैसा कुछ क्रिएट करने की जो परमिशन होती है, वो सेंट्रल बैंक खुद देता है ताकि वो मनी को मल्टीप्लाई कर सके। एम आई राइट? और ये सेंट्रल बैंक जो है इंटरेस्ट रेट्स के साथ इन कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करता है। ये है सिस्टम आज तक का। एम आई राइट? अब सवाल ये है कि ये सिस्टम में अगर कमर्शियल बैंक डूबा तो क्या होगा? कमर्शियल बैंक जब डूबेगा तो उसकी लायबिलिटीज कौन हैंडल करेगा? तो उसकी लायबिलिटीज अल्टीमेटली जाके सेंट्रल बैंक के पास पड़ेंगी। जैसे अगर आपके बैंक अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट जो है, कल को बैंक डूब जाए तो आरबीआई उसकी इंश्योरेंस देता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस देता है। ठीक? सवाल ये है कि अगर ये बैंक्स डूबे तो सेंट्रल बैंक क्या इन सबको बचा पाएगा? क्योंकि सेंट्रल बैंक ने तो सिर्फ 500 बिलियन की करेंसी छापी है और मार्केट में तो 4 ट्रिलियन की है। हुँ। तो बुक छोटी है और उसके ऊपर का जो बड़ा हुआ फाउंड स्ट्रक्चर है वो तो बहुत बड़ा है। अब सवाल है कि अगर एआई से नौकरियां गई, रियल एस्टेट के लोन डूबे, पर्सनल लोन डूबे, लोगों ने एजुकेशन लोन लेने बंद कर दिए, पुरानी पेमेंट्स आनी बंद हो गई, तो ये सारा का सारा जो कमर्शियल बैंकिंग है वो एक एनपीए की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। जब वो एनपीए में जाएगा तो मनी वेलोसिटी डाउन चली जाएगी। तो जब मनी वेलोसिटी डाउन जाएगी तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, टैक्स रेवेन्यू कम होता जाएगा। जब ये सब कम होगा तो आपकी करेंसी की डॉलर के अगेंस्ट वैल्यू और डाउन हो जाएगी। एम आई राइट? तो फिर आपने जो सोसाइटी के अंदर कोऑर्डिनेशन, सोशल कोऑर्डिनेशन का जिम्मा लिया हुआ था एज डिजाइनर्स ऑफ मनी, उसका क्या होगा? तो मैं आप सब लोगों से ये 10 मिनट की मैंने आपको ब्रेक लेने को कहा है। आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को फाइनेंस मिनिस्टर मान लीजिए, कॉमर्स मिनिस्टर मान लीजिए, आरबीआई गवर्नर मान लीजिए, प्रधानमंत्री मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, और खुद से पूछिए कि अगर ये हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे, मनी वेलोसिटी कम होती गई, मनी वैल्यू कम होती गई, डॉलर के मुकाबले में हम गरीब होते गए, हमारी इन्फ्लेशन बढ़ती गई, तो आम इंसान को मनी से जो फायदा होना चाहिए था वो नहीं होगा। तो फिर हम इस मनी के सिस्टम को कैसे अपने लिए फायदेमंद कह सकते हैं? काशिफ, यहां तक कोई सवाल? हुँ। नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक है सर। आई थिंक नाउ आई कैन गेट इट कि मतलब आप सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स हैं, इन्फ्लेशन की इन्फ्लेटेड जो सिस्टम है, कि मार्केट में ₹1 छपा था और उसकी जगह ₹10 प्रिवेल कर रहा है। सेंट्रल बैंक तो ₹1 के लिए ज़िम्मेदार है ना, बाकी के लिए कौन ज़िम्मेदार है? हम्म, अब सवाल ये है कि ये जो, अगर मैं वापस आईपीएल वाली उदाहरण के तौर पर लूं, तो हमने एक प्रोटोकॉल बनाया मनी का, ठीक है, सोशल कोऑर्डिनेशन का, उसके रूल्स बना दिए। अब प्रॉब्लम ये है कि उन रूल्स के अंदर
हम एक ऑकवर्ड मोमेंट फेस कर रहे हैं और वो ऑकवर्ड मोमेंट जो है वो हमें समझ नहीं आ रहा कि इसको कैसे हैंडल करें। गॉट इट? अब जैसे मान लीजिए एक क्रिकेट की गेम चल रही है और अचानक कोई बंदा अ, आधे कपड़ों में मुंह पर रंग पुता हुआ गेम के अंदर भागना शुरू हो जाए, तो थोड़ी देर के लिए ऑकवर्ड हो जाता है ना। उसी तरह से जब क्रिप्टो आती है और क्रिप्टो के अंदर लोग खुद क्रिप्टो करेंसीज डिजाइन करना शुरू कर देते हैं, मनी और गवर्नमेंट का आपस में कोई रिश्ता ही नहीं रहता, तो ये ऑकवर्डनेस अचानक हम लोगों से हैंडल नहीं होती। आज अगर आप एक रेगुलेटर हैं, आप जब इस ऑकवर्डनेस को नहीं हैंडल करते, तो इसका मतलब है कि आपकी इंस्टीट्यूशन के लिए खतरा है। आज हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? हमारे सामने ऑकवर्डनेस का जब भी मोमेंट आता है, हम उसको हैंडल करने की बजाय, उसको फेस करने की बजाय, उससे किनारा कर लेते हैं और जो मैक्सिमम गवर्नमेंट से किया है। एम राइट? पर सवाल ये है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन और एआई ने आज हमारे लिए इतना बड़ा संकट पैदा कर दिया है कि हमें मनी वेलोसिटी क्रिएट करने का कोई नया प्रोटोकॉल डिजाइन चाहिए, नया सोशल कोऑर्डिनेशन मेथड चाहिए। वो क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर? एम आई राइट? जी। अब सवाल है कि मनी वेलोसिटी अगर फिएट करेंसी पर डिपेंडेंट होंगे तो नहीं आएगी। ठीक, अगर फिएट करेंसी पर डिपेंडेंट होंगे तो हमें एनपीएस हैंडल करने पड़ेंगे जो हम नहीं कर सकते। तो हम अब नई फ्रेश मनी कैसे बिल्ड करेंगे? वो तभी बिल्ड करेंगे अगर हम अपने प्रोटोकॉल का डिजाइन बदलने की हम सोचेंगे। एम राइट? हम्म, देखिए, आप अगर दुनिया के हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर इंसान हैं, तो आप खुद से अगर पूछें कि मैं कुछ भी कर सकता हूं उस मनी के साथ, अगर मैं मनी प्रिंट कर सकता हूं तो मनी का रूल प्रोटोकॉल भी तो बदल सकता हूं। आप थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचिए, और जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपको अगर कोई ये ख्याल दे कि आप लैंड को, जो एग्रीकल्चर लैंड है, एम राइट, वो एग्रीकल्चर लैंड को आप टोकनाइज कर दीजिए। कोई आपको ये ख्याल आए कि आप गोल्ड को टोकनाइज कर दीजिए। एक छोटी सी उदाहरण देता हूं। अब हम गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड $5 ट्रिलियन का आज पब्लिक के पास है, और हमने गोल्ड को लोन की स्कीम के अंदर तो ऑफर किया है। गोल्ड लोन आप ले सकते हैं, बट सवाल ये है कि बहुत जनता अपना गोल्ड लोन में नहीं देना चाहती। बट अगर गोल्ड को टोकनाइज कर दिया जाए, क्योंकि गोल्ड जनता क्यों नहीं देना चाहती? क्योंकि गोल्ड के अगेंस्ट उनको लगभग 21 से 24% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। एम राइट? बट अगर जनता को यह कहा जाए गोल्ड भी आपका, गोल्ड के ऊपर जो आप टोकनाइज करोगे वो पैसा भी आपका, आपको उसके ऊपर सिर्फ साइनरेज मनी प्रिंटिंग फीस देनी है, दैट्स ऑल। दैट्स ऑल, कि हर साल आप मनी प्रिंटिंग उसके ऊपर फीस दो। ठीक है, मान लीजिए 2% या 3%, यानी कि उसके ऊपर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट और नहीं लगेगा, उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा। गॉट इट? तो आप थोड़ी देर के लिए कितनी मनी अनलॉक कर सकते हो? जनता को अब कोई इंटरेस्ट पेमेंट की टेंशन नहीं है। आपने बैंक के अंदर लॉकर के अंदर गोल्ड लिया, उसके अगेंस्ट एक एनएफ कस्टडी का एनएफटी लिया। मान लीजिए आपने 50 तोले गोल्ड रखा, 50 तोले का एनएफटी लिया, और उसके अगेंस्ट मान लीजिए आपने 70 लाख का टोकनाइज्ड गोल्ड ले लिया। अब इस टोकनाइज्ड गोल्ड को हम कह सकते हैं इंडियन गोल्ड डॉलर।
क्लियर? अब इंडियन गोल्ड डॉलर के अंदर अगर भारत सरकार या आरबीआई उसका पेग, जैसे डॉलर और रुपी का पेग होता है, वैसे ही इंडियन गोल्ड डॉलर और इंडियन नेशनल रुपी का पेग बनाया जा सकता है। अगर ये पेग बना लिया जाए, मान लीजिए वो पेग आज की तारीख में 1.5 लाख रुपए तोले के रेट के ऊपर बनता है, तो उस पेग के बेसिस पर बड़े आराम से हिंदुस्तान में सरकार एक की बजाय दो लीगल टेंडर बना सकती है। एक इंडियन नेशनल रुपी हो गया जो ऑफ चेन हो गया, एक इंडियन गोल्ड डॉलर हो गया जो ऑन चेन हो गया। एम आई राइट? और उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ मनी प्रिंटिंग फीस आपको देनी है। अगर आपने मनी प्रिंटिंग की है, अगर आपने मनी वापस कर दी, तो आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं, अपना गोल्ड वापस ले लो। आप थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए कि ये जो मैं प्रोटोकॉल डिजाइन चेंज करने की बात कर रहा हूं, टेक्नोलॉजिकली ये मुश्किल काम है कि हमारी सोच के स्तर पर मुश्किल काम है। काशिफ, मेरा सवाल आपसे है। हुँ। नहीं, मुश्किल भी है और दूसरी चीज़ ये कि मैं मनी प्रिंटिंग अगर हम ऑन चेन करते हैं, सपोज़ करिए कि 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का अगर गोल्ड है, मैं ऐसे ही अज़्यूम कर रहा हूँ कि अगर हम 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की लिक्विडिटी एकदम मार्केट में ना इन्फ्यूज़ करते हैं, तो मैं ये सोच रहा था कि एकदम तो कर भी नहीं पाएँगे बिकॉज़ यस, इकोनॉमिक्स ये कहता है कि अगर मैं इतना बड़ा लिक्विडिटी एकदम इन्फ्यूज़ करूँगा, तो मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ इस लायक नहीं है कि उस डिमांड को वो झेल पाएँ क्योंकि जब लोगों के हाथ में एकदम पैसा अनलॉक होके हम देंगे, तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन तब भी ड्राइव होगी। तो शायद इसको फ़ेज़ेज़ में करना पड़ेगा और एक और चीज़ देखिए मेरे आप समझ एक और चीज़ मेरी समझ में ये भी नहीं आ रही कि मैं ऐसे ही सोच रहा था कि अगर गोल्ड को ही अगर आज अनलॉक करना पड़े और मैं लोगों को ये बोल रहा हूँ कि गोल्ड आप ही का रहेगा, लेकिन फिर भी मुझे फिज़िकल कस्टडी गोल्ड की कहीं न कहीं रखवानी पड़ेगी क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और आईएमएफ जब रेटिंग्स देते हैं, कैलकुलेट करते हैं किसी देश की स्ट्रक्चर को, तो वो ये देखते हैं कि इन्होंने अगर मनी प्रिंटिंग करी है, तो बैक्ड में एसेट कितना है, ठीक है? जो इनका क्लेम है, क्या वो सही है? तो वो एसेट गवर्नमेंट को ऑडिटर्स के को दिखाने के लिए रखना ही पड़ेगा, आपका गोल्ड। इसीलिए मैं एनएफटी की बात कर रहा हूँ। इसीलिए मैं अम, एनएफटी की बात कर रहा हुँ, हूँ। देखिए, एक हुँ, बात समझिए, मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए प्रोटोकॉल डिजाइन के ऊपर फोकस करिए। देखिए, दुनिया में बहुत सारे झमेले हैं, हुँ, उन झमेलों के पीछे फिलहाल इस सेशन में मत जाइए। सिर्फ बैठ के खुद से सवाल पूछिए कि अगर आज से 18 साल पहले कोई इंसान हिंदुस्तान में उठता है और कहता है कि 50 ओवर हुँ। का मैच की बजाय 20 ओवर का मैच खेलो, तो तब तो तो कोई ये नहीं कह सक कोई कोई एक ये बार तो ये नहीं कह रेजिस्टेंस आई सकता था होगी। कि आई ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस आई होगी। कोई ये तो नहीं कह सकता हुँ, था कि आईपीएल विल बिकम सुपर हिट प्रॉपर्टी, आईपीएल विल बिकम अ 20 बिलियन डॉलर ब्रांड। कोई ये तो नहीं कह हुँ, सकता था तब। मैं आपको हुँ, थोड़ी देर के लिए सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि क्या ये प्रोटोकॉल डिजाइन मनी वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए आज के हुँ, समय में मोस्ट एप्रोप्रिएट मॉडल, मोस्ट एप्रोप्रिएट फर्स्ट स्टेप फॉरवर्ड क्या नहीं है? मैं ये मानने को तैयार हूं कि 5 ट्रिलियन डॉलर एकदम से नहीं आएगा। ऑफ कोर्स लोग उतना ही लोन क्रिएट करेंगे जितना पैसा क्रिएट करेंगे जितनी उनको जरूरत है, क्योंकि उनको पता है कि उनको 3% उस पर हुँ, देना है और उसके ऊपर ट्रांजेक्शन टैक्स भी देना है। इट इज नॉट गोइंग टू कम इन 1 ईयर, इट इज गोइंग टू हुँ, कम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट इससे होगा क्या? मनी क्रिएशन की जिम्मेवारी अब सरकारों की बजाय जनता की हो गई। गॉट इट? हुँ, दूसरा, अब क्योंकि वो गोल्ड बैक्ड है, अब उसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा सॉलिड हो गई, और सरकार जो है मनी प्रिंटिंग करती है, सरकार उस मनी प्रिंटिंग को अब विड्रॉ कर सकती है, कम से कम धीरे धीरे करके उसको कम कर सकती है। देखिए, अगर देश के अंदर इन्फ्लेशन मैनेजमेंट ग्लोबल करेंसी रिजीम के हिसाब से हो सकती है,
यूरो के हिसाब से, डॉलर के हिसाब से, एशियन करेंसी के हिसाब से, तो क्या वो ऑन चेन करेंसीज के हिसाब से इन्फ्लेशन मैनेजमेंट नहीं हो सकती? हो सकती है। क्योंकि हमारे पास रियल टाइम डाटा हर समय अवेलेबल होगा। मैं आप सब लोगों को बार-बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिस तरह से क्रिकेट के अंदर 50 ओवर के मैच को 20 ओवर मैच में बदला गया, आईपीएल बनाया गया, उसी तरह से मनी का आईपीएल मोमेंट आ चुका है। हम एक्सेप्ट करें या ना करें, ब्लॉकचेन मनी का आईपीएल मोमेंट है, क्रिप्टो मनी का आईपीएल मोमेंट है। आप गोल्ड को टोकनाइज करोगे तो $5 ट्रिलियन अगले 10 से 20 साल में अनलॉक कर सकते हो। $5 ट्रिलियन। अगर आप लैंड को टोकनाइज करते हो, आप 4 से $5 ट्रिलियन अगले 10 से 20 साल में टोकनाइज कर सकते हो। अगर आप डाटा को टोकनाइज करते हो, तो आप बड़े आराम से 4 से $5 ट्रिलियन टोकनाइज कर सकते हो। अगर आप केयर को टोकनाइज करते हो, नर्सिंग को, प्राइमरी एजुकेशन को, कुकिंग को, केयर को, जो ह्यूमन केयर होती है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं जो अपने घरों से दूर रहते हैं, जो आज गैस न होने के कारण बेचारे अपने गांवों में वापस जा रहे हैं। अगर आज आप हिंदुस्तान में 2 लीगल टेंडर का मॉडल बना दो, एक लीगल टेंडर आईएनआर ही रहेगा, दूसरा लीगल टेंडर ऑन चेन सॉवरेन करेंसी हो जाएगा। उसमें आप शुरुआत में गोल्ड से शुरू कर सकते हो, इंडियन गोल्ड डॉलर कह दो, फिर आप लैंड से कर सकते हो, उसको इंडियन लैंड डॉलर कह दो, आप उसके बाद उसको डाटा के साथ कह सकते हो, उसको इंडियन डाटा डॉलर कह दो, और जो भी टैक्स रेवेन्यू आएगा उसका 80% स्टेट्स को दे दो, 20% सेंटर अपने पास रख ले। ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स हो जाएगी। आपको इसके लिए कोई नया टैक्स कलेक्शन अकाउंटेंट भी नहीं बिठाना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ ऑन चेन हो रहा है। काशिफ, मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि किसी भी देश में किसी भी समय में क्राइसिस तब आता है जब उस समय के ऑकवर्ड मोमेंट को हैंडल करने की हमारे पास समझ नहीं होती, हमारे पास प्रोटोकॉल डिजाइन नहीं होता। गॉट इट? आज दुनिया की प्रॉब्लम क्या है? दुनिया की प्रॉब्लम ये है कि डॉलर डाउन जा रहा है, और डॉलर का रिप्लेसमेंट क्या होगा अब हमें समझ नहीं आ रहा। हम मिलकर कोई नया प्रोटोकॉल डिजाइन नहीं बना पा रहे, और क्योंकि नहीं बना पा रहे इसलिए हम लड़े मरे जा रहे हैं। लड़ने मरने से भी कोई हल नहीं निकल रहा। आप हमारे बीच, हमारे रिश्तों के बीच में, ग्लोबल रिश्तों के बीच में, नेशनल रिश्तों के बीच में, हमारी इंस्टीट्यूशंस के साथ जो रिश्तों के बीच में ये जो ऑकवर्डनेस आ गई है, हम इस ऑकवर्डनेस को फेस नहीं कर रहे हैं। अगर काशिफ से मेरी लड़ाई हो जाए, मैं काशिफ से बात करना बंद कर दूं, काशिफ के बारे में सोशल मीडिया पर जाके उल्टा सुल्टा बोलना शुरू कर दूं, तो इसका मतलब है कि वो ऑकवर्डनेस दुश्मनी में बदल जाएगी। ऑकवर्डनेस का सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा। सवाल ये है कि मनी प्रोटोकॉल एक सोशल कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ये एक सबसे सिंपल सच है, सबसे सिंपल सच। और ये अच्छा, सोशल कोऑर्डिनेशन, हाँ, बेसिकली क्या है कि जैसे लोगों के पास, सबके पास सोना है हर घर में, तो एक तरीके से ये है कि आज आप उस सोने को बैंक को देते हो, लोन लेते हो और अपना खर्चा पूरा करते हो, है ना? तो लिक्विडिटी आप अभी भी गवर्नमेंट्स ने एक तरीके से लोगों को एक ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई तुम जाओ और सोने को एज ए लिक्विडिटी यूज कर सकते हो। लेकिन ये जो तरीका है ये बहुत ही ये इसे कह लीजिए कि निचोड़ने वाला तरीका है सामने वाले को, और यस, इसलिए ये स्केल नहीं हो पाता। अगर ये इतना आसान होता तो आज गोल्ड लोन, पर्सनल लोन और होम लोन की कैटेगरी से आप मैच कर लो, सबसे छोटा मीगर है, बहुत ही छोटा है। क्योंकि आज भी देश की बहुत बड़ी जनता है जो अपने गोल्ड को
विश्वास नहीं करती है कि बैंक को दे दें, ठीक है? क्योंकि बहुत लोगों की आज भी धारणा है कि बैंक को लो अगर गोल्ड देते हैं तो गोल्ड काला पड़ जाता है, कुछ केमिकल डालते हैं, बहुत तरह-तरह की प्रथाएँ हैं, प्लस गोल्ड गोल्ड जा सकता है उनके हाथ से, गोल्ड गोल्ड लोन महँगा होता है, तरह-तरह की चीज़ें। गोल्ड के साथ जो साइकी इस तरीके की इंडियंस की कि वो गोल्ड को इनसेपरेबल मानते हैं अपने आप से, मतलब उसको अलग नहीं कर सकते हो। तभी गोल्ड को कई सालों तक, 70 सालों तक जिस्म पे पहना जाता है। उसके साथ सोते हैं, उठते, कभी आप इमेजिन करो कि गोल्ड आपके बॉडी का पार्ट है एक तरीके से। आपका आपके जिस्म, आपके रूहानी किरदार का पार्ट है गोल्ड इंडिया में। तो ये तो पक्का है कि इसको गोल्ड लोन इज़ नॉट द राइट वे टू ब्रिंग लिक्विडिटी। द राइट वे टू ब्रिंग लिक्विडिटी दैट कैन बेनिफिट आवर नेशन इज़ कि हम इसको टोकेनाइज़ करके लोगों के हाथ में इंडियन गोल्ड डॉलर या इंडियन गोल्ड रूपी करके कुछ एक हाथ में उनके दे दें, जिसको वो यूज़ कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है? यस। आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट आइडिया बिकॉज़ अ, अब इसमें एक साथ हम करें, फेजेज़ में करें, वो मॉडल्स निकाले जा सकते हैं बिकॉज़ हम एक साथ अगर करेंगे और एक साथ लोग आएँगे भी नहीं, धीरे-धीरे टेस्टिंग होती है। इस मॉडल को इस तरीके से समझो कि आज अमेरिका के पास 2 तरीके के सिस्टम है, एक है यूएस डॉलर और एक है स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन्स अभी लीगल टेंडर नहीं करे उन्होंने वो। मतलब आप स्टेबल कॉइन्स में टैक्स पे नहीं कर सकते। लेकिन एक दिन आएगा जब वो स्टेबल कॉइन्स पर को भी लीगल पेमेंट्स तो कर टेंडर कर सकते हैं देंगे, ना, पेमेंट्स कर पेमेंट्स सकते तो हैं। कर। एग्ज़ैक्टली, तो स्टेबल कॉइन से हुँ, आप वहाँ पेमेंट्स कर सकते हैं। तो बहुत क्लासिक मॉडल है कि अमेरिका 2 तरीके से लिक्विडिटी को जनरेट कर रहा है। एक उसका यूएस डॉलर और एक उसका दूसरा तरीका स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन उसकी यूएस ट्रेजरीज़ उसकी बैकिंग है। हमारी ट्रेजरीज़ की जगह हम ये कह रहे हैं कि हमारी स्ट्रेंथ गोल्ड है। हमारी स्ट्रेंथ यस, ट्रेजरीज़ नहीं है। तो हमारी स्ट्रेंथ गोल्ड है, तो गोल्ड को हम यूज़ करें और उसको अनलॉक करें। एक तरीके से ये स्टेबल कॉइन की तरह ही होगा जो ऑन चेन होगा, यस, यस। ठीक है? बट इट विल बी डिज़ाइन्ड इन सच अ वे दैट इट विल बेनिफिट अस रादर देन गोइंग ग्लोबल। सो ग्लोबल भी उसको हम बेच सकते हैं, रेमिटेंसेस में यूज़ हो सकता है एंड ऑल दैट। बट द होल आइडिया इज़ कि हम उसको कैसे उसके बेनिफिट को इंडिया के लिए अनलॉक करें। यस, काशिफ़ इसमें एक और चीज़ है। आप अगर एक बार इंडियन गोल्ड डॉलर बनाते हैं, फिर इंडियन लैंड डॉलर बनाते हैं, फिर इंडियन डेटा डॉलर बनाते हैं, तो बेसिकली ये सब ऑन चेन टोकन्स हैं, ठीक? जब ऑन चेन टोकन्स की पूरी इकोनॉमी आपके पास आती है, तो क्या क्रिप्टो करेंसीज का पूरा जो सिस्टम है, इस ऑन चेन टोकन इकोनॉमी में एक सॉवरेन कंट्री क्या एसिमिलेट नहीं कर सकता? क्या इंडियन गोल्ड डॉलर और बिटकॉइन या ईथर या पॉलीगॉन का ट्रेडिंग पेयर नहीं बन सकता? बन सकता है ना, क्योंकि वो एक काम तो स्टेबल कॉइन का ही कर रहा है और उसकी वैल्यू तो स्टेबल ही रहनी है, क्योंकि अगर 1 माइक्रोग्राम का हमने डिसाइड कर लिया कि वो टोकन है, तो उसकी वैल्यू तो स्टेबल ही रहेगी। सवाल यहाँ ये है कि क्या हम इस इनोवेशन को आने वाले समय में अपनी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बनाएंगे? क्योंकि मॉनेटरी वेलोसिटी तो डाउन जा रही है फिएट करेंसीज की, और अगर मॉनेटरी वेलोसिटी आपको बढ़ानी है, तभी ग्रोथ होएगी। और 140 करोड़ लोगों की अगर आप गरीबी को दूर करने के लिए सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल नहीं बनाते हैं, तो आज नहीं तो कल आपकी परेशानियां इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि आप हैंडल ही नहीं कर सकते। और ये सोल्यूशन पॉलिटिकल सोल्यूशन भी है, मॉनेटरी सोल्यूशन भी है, ये सोशल इकोनॉमिक सोल्यूशन भी है। बात सिर्फ ये है कि जब मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं आपके सामने, तो थोड़ी देर के लिए आपको ऑकवर्ड लग रहा है। ऑकवर्ड इसलिए लग रहा है कि अब देश में एक लीगल टेंडर की बजाय 2 लीगल टेंडर होंगे। कि जैसे आप पहले वनडे गेम खेलते थे और अचानक अब वनडे का क्रेज खत्म हो जाएगा और आपको डर लगेगा कि भैया 2020 का गेम आ गया। 2020 का गेम थोड़ा गेम क्रिकेट होता है।
बट अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो जनता ने 2020 के गेम को ज्यादा एक्सेप्ट किया है वनडे की गेम की बदौलत। हम इस ऑकवर्ड मोमेंट में हैं और काशिफ समाज की स्वस्थ होने की जो संकेत होते हैं वो इस बात से निर्धारित किए जाते हैं कि वो अपने ऑकवर्ड मोमेंट को कैसे हैंडल करते हैं। जैसे अगर एक छोटा बच्चा अपनी माँ या पिता को भरी सभा में पूछ ले कि पापा बच्चा कैसे होता है, तो ये माँ बाप के लिए ऑकवर्ड मोमेंट है। बट इस ऑकवर्ड मोमेंट को माँ बाप और उस सभा के अंदर बैठे लोग कैसे हैंडल करते हैं, इससे पता चलता है कि वो लोग कितने सिविलाइज्ड। आज हम इस ऑकवर्ड मोमेंट के अंदर घिरे पड़े हैं, हम माने या ना माने। हमें रोज हमें टेंशन हो जाती है डॉलर का कहीं क्या फ्यूचर है, ईरान में क्या हो रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है, एआई में क्या हो रहा है। हम रोज कितने ऑकवर्ड मोमेंट को सुबह से लेकर शाम तक डिस्कस करते हैं, पर हमने खुद से कुछ पूछा है कि इन ऑकवर्ड मोमेंट्स को हैंडल करने के लिए इस इस हड्डी को जो गले में फंस सकती, इसको पूरी तरह से हजम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, फिलोसोफर्स क्यों होते हैं, चिंतक क्यों होते हैं? फिलोसोफर्स इसलिए होते हैं कि जब मुश्किल की घड़ी आए वो आपको दृष्टि दें, दर्शन दें, जिसको मैं नॉर्मल ब्लॉकचेन की भाषा में कह रहा हूं, नया प्रोटोकॉल डिजाइन दें। मैं ये मान रहा हूं कि मॉनेटरी सॉवरेनिटी जरूरी है, पर मैं मॉनेटरी सॉवरन को ये कह रहा हूं कि भाई ऐसे देखने की बजाय ऐसे देखो। एक लीगल टेंडर के बजाय दो लीगल टेंडर बना लो, एक ऑन चेन बना लो, एक ऑफ चेन बना लो। और जैसे जैसे सिस्टम ग्रो करता है, एक ऑन चेन की सॉवरेन करेंसी गोल्ड बना दो, फिर लैंड बना दो, फिर करते करते बढ़ाते जाओ। स्टेट्स को अपने साथ लो, उनके साथ टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन का शेयर कर लो। सरकार जनता को उसके ऊपर इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सॉवरन जो मनी प्रिंटिंग होती है उसका पर ईयर लोग सरकार को फीस देते जाएं, तो आपका टैक्स रेवेन्यू दो दो नए टैक्स रेवेन्यू हो गए। एक आपका ट्रांजैक्शन टैक्स से रेवेन्यू आ गया, एक आपका सॉवरन प्रिंटिंग से आ गया। आप सोच के देखिए, अगर 10 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन डॉलर की, मैं अगले 10 साल में मैं मानता हूं 10 सालों में 10 ट्रिलियन डॉलर की मनी प्रिंटिंग होती है, उसके ऊपर 3% साल की सरकार को कमाई होती है, तो ये 300 बिलियन डॉलर का टैक्स रेवेन्यू बनता है माय डियर। ट्रांजैक्शन टैक्स अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ साइनरेज फीस, जिसको मनी प्रिंटिंग फीस भी बोलते हैं, उसकी बात कर रहा हूं। चक्कर क्या है, हम उस ऑकवर्ड मोमेंट के सामने ईमानदारी से उसको फेस करने की बजाय, अपनी इमेजिनेशन को बड़ा करने की बजाय आंखें मीट रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं। और हमारी प्रॉब्लम्स आंखें बंद करने से कम नहीं हो रही। मैं पिछले 10 साल से इंडिया के रेगुलेटर्स को देख रहा हूं, उन्होंने अभी तक इन आंखें खोली ही नहीं है। अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर ईरान ने ये कह दिया कि मैं बिटकॉइन के जरिए पेमेंट्स लेना शुरू कर दूंगा, और हमारे देश में इस तरह का कोई ऑफ ऑन चेन सॉवरेन करेंसी फ्रेमवर्क ही नहीं है, क्रिप्टो का रेगुलेशन ही नहीं है, तो हम बिटकॉइन कहां से लेके आएंगे? हम बिटकॉइन क्या बाइनेंस से जाके लेके आएंगे? क्या हम ईरान को ये नहीं कह सकते कि तुम इंडियन गोल्ड डॉलर के अंदर ऑयल की पेमेंट ले लो, जिस करेंसी को 140 करोड़ लोग यूज करते हैं? सॉल्यूशंस हमारे पास हैं, बट हम अपनी ऑकवर्डनेस के कारण अपनी इमेजिनेशन को यूज करने की तरफ जा ही नहीं रहे हैं। हम वही जो मिडिल क्लास के अंदर, हम दबी हुई मानसिकता के अंदर फंसे हुए लोग बनते जा रहे हैं। एक्चुअली टाइम सिंपल है।
जो लोग इस जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में मनी, फाइनेंस की तरफ ध्यान नहीं देंगी जो कंट्रीज़, वो आज ऐसी सिचुएशन में फँस जाएँगी कि इससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये अमेरिका का सोचा-समझा प्लान भी है कह सकते हो आप, यस, कि यस, यस। अचानक मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। मैं आज भी आप लोगों को बोलता हूँ, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ, ना सुनील सर की तरह नॉलेजेबल हूँ। मैंने जो भी चीज़ें सीखी हैं वो दुनिया में बहुत घंटों की रीडिंग के बाद सीखी हैं। जो दुनिया में जो ब्लॉग्स आते हैं, ट्विटर आता है, ये सब आता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है। नंबर 1 एआई, नंबर 2 स्टेबल कॉइन और नंबर 3 वॉर। ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता। अगर स्टेबल कॉइन्स और एआई नहीं होते तो वॉर नहीं होती। ये जियोपॉलिटिकल सिनेरियो नहीं होता। ये सिनेरियो बना ही इसलिए है क्योंकि इस जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को पास्ट के ट्रेंड्स से जब हम मैच करते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद चीज़ें रिकवरी हो रही थी। यूरोप पूरी दुनिया में यूरोप भी प्रोग्रेस कर रहा था। वर्ल्ड वॉर 1 से निकले थे, प्रोग्रेस हो रहा था, यूरोप बहुत स्ट्रॉन्ग था। अचानक वर्ल्ड वॉर 2 की स्थिति बनी और उसमें दुनिया भर की मेजर से मेजर कंट्रीज़ उसमें इन्वॉल्व हुईं। अमेरिका साइडलाइन पे बैठा हुआ था। साइडलाइन से बैठा हुआ वो टैंक्स, सप्लाइज़ देता रहा। जब करेंसीज़ डूबती हैं, तो एक जो लड़ाई नहीं लड़ रहा होता, वो साइड में बैठा हुआ आदमी हमेशा जीतता है। हमेशा याद रखिएगा। सोवियत यूनियन और अफ़गानिस्तान की लड़ाई 10 साल लड़ी है। 1979 में सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में घुसा और उसके अर्थशास्त्रियों ने बताया कि 5 दिन के अंदर हम जीत जाएँगे। अफ़गानिस्तान वाले तो तलवारों से लड़ते हैं, उनके पास तो बेचारों के पास बंदूक की गोली भी 10-15 नहीं है। वो तो बकरियाँ चराने वाले, भैंसें चराने वाले 4 से 5 दिन में जीत लेंगे, जाओ। 10 साल तक सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में लड़ता रहा, 1979 से 1989 तक। अमेरिका ने पाकिस्तान के थ्रू वहाँ पे सप्लाइज़ पहुँचाता रहा, अफ़गानिस्तान की हेल्प करता रहा। 10 साल तक जब यूएसएसआर ब्लीड करने के बाद उसकी करेंसीज़, रूबल्स, 15,000 सैनिक मरे। 2 साल बाद यूएसएसआर टुकड़ों में बँट गया। व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल, जब भी कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो दुनिया में होता है, जो इस वक़्त है, दुनिया भर की करेंसीज़ डेवास्टेटेड हो जाती है। और जो कंट्रीज़ साइडलाइन में बैठी हुई इस वॉर का पार्टिसिपेशन में एक्टिव होती हैं, लेकिन हेडलाइन में नहीं दिखती, ना वो बुलेट फायर कर रही होती, जैसे कि चाइना। ये अचानक इकोनॉमीज़ एकदम बूम कर जाती हैं। हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि नज़र ये रखनी पड़ेगी कि अल्टीमेटली हमारी जो करेंसी है, वो यूएस डॉलर के सामने बहुत तेज़ी से डाउन जा रही है। हमें कौन से ऐसे करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे कि या तो हम उस करेंसी की वैल्यू को रिटेन करें या हम कोई इंटरनली ऐसा लिक्विडिटी का मैकेनिज्म, जो कि सुनील सर ने एक्सप्लेन किया, थोड़ा-सा बहुत इनोवेटिव आइडिया लग सकता है आपको, बट ये प्रैक्टिकल है कि आज जब लोग अपना पैसा देके एफडी के पेपर लेके घूम सकते हैं, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया में एफडी में होती है, आपको पता है? शेयर्स में नहीं होती, स्टॉक्स में नहीं होती। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट एफडी में होती है। जब लोग एफडी के इस पेपर पे विश्वास कर सकते हैं, तो क्या सरकार के इस प्लान पे विश्वास नहीं कर सकते कि अपने गोल्ड को वो टोकेनाइज़ करके इंडियन गोल्ड डॉलर को यूज़ करना शुरू करें? जब वो यूपीआई को एम्ब्रेस कर सकते हैं। यूपीआई को दुनिया भर में लोगों ने एप्रीहेंशन से देखा, लेकिन इंडियंस ने उसे एक्सेप्ट किया, उससे उसको उसको अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाया। डीमोनेटाइज़ेशन में भी गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, ठीक है? चाहे उन्होंने कितनी प्रॉब्लम फेस करी हो, चाहे वो कितनी लाइन्स में लगे हों, अल्टीमेटली अगर हम कुछ ऐसा इनोवेटिव स्टेप लेंगे, तो डेफिनिटली हम इस अभी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है बाय द वे। हाँ, आने वाली प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। इसमें एक और चीज़ है, हुँ, इसमें एक और चीज़ है। एआई के अंदर जो इकोनॉमी होगी वो ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं होएगी, वो एजेंट टू एजेंट होएगी। हुँ, एम आई राइट? तब उस इकोनॉमी के अंदर ऐसी कौन-सी सॉवरेन करेंसी होएगी जो एजेंट टू एजेंट डील करेगी? वो सिर्फ ऑन चेन करेंसी हो सकती है। वो बैंकिंग करेंसी नहीं हो सकती।
वो आईएनआर नहीं हो सकता। तो हुँ, इसका मतलब है कि अगर आपको एजेंट टू एजेंट पेमेंट्स करना है, तो आपके पास इंडियन गोल्ड डॉलर जैसा कुछ ना कुछ स्टेबल कॉइन होना चाहिए, कमोडिटी बैक्ड स्टेबल कॉइन, व्हिच बेसिकली मीन्स कि अब ऑन चेन सॉवरेन करेंसी का ये जो नया प्रोटोकॉल डिजाइन है, आपके देश के मॉनेटरी सिस्टम को अगले 100 साल के लिए फ्यूचर प्रूफ कर देगा। हुँ, क्योंकि एजेंट ये नहीं कहेगा कि मैं पहले बैंक में एडमिशन के लिए जाऊं, वहां केवाईसी अपना डिपॉजिट करूं, फिर वेट करूं। वो एजेंट इकोनॉमी के अंदर ये सब कुछ नहीं होने वाला। एजेंट्स को आपको एक नया मॉनेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर, एक नया प्रोटोकॉल डिजाइन देना पड़ेगा। और आज हिंदुस्तान ऑलरेडी एआई की गेम में बहुत पिछड़ा हुआ है। टॉप 8 हाइपरस्केलर जो प्लेटफॉर्म्स हैं जनरेटिव एआई के, उसमें इंडिया नहीं आता है। बट अगर एडॉप्शन में इंडिया को आगे लेके आना है, तो उसके अंदर एआई फ्रेंडली मॉनेटरी सिस्टम बनाना पड़ेगा, जो ऑन चेन सॉवरेन करेंसी बड़े आराम से बन सकती है। अगर सरकार अनाउंस कर दे कि इंडियन गोल्ड डॉलर में, या इंडियन डेटा डॉलर में, या इंडियन लैंड डॉलर में आप सभी एजेंट्स काम कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि मनी वेलोसिटी कितनी तेजी से बढ़ेगी। और इसके ऊपर जो डिफाई इंस्ट्रूमेंट्स आप बनाएंगे, और इसके जरिए क्रिप्टो करेंसीज का जो आप एक एसिमुलेशन सिस्टम बना लेंगे, आप इस ऑकवर्डनेस को बड़े आराम से हैंडल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप ये मान लें कि आपके देश के अंदर मनी अब सिर्फ एक ढर्रे पर चल के अपना फ्यूचर, अपना सोशल कोऑर्डिनेशन नहीं इंश्योर कर सकती। उसको एक लीगल टेंडर आईएनआर और दूसरा लीगल टेंडर ऑन चेन सॉवरेन करेंसी बनाना पड़ेगा। उसके अंदर आगे वैरायटीज बना सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि स्टार्ट इंडियन गोल्ड डॉलर से कर लो, फिर धीरे धीरे लैंड डॉलर, डेटा डॉलर, केयर डॉलर, वो सब आप ऐड कर सकते हो। ये रास्ता अगले 100 साल के लिए आपको सिक्योर करेगा, आपकी मनी वेलोसिटी बढ़ाएगा, आपको इन्फ्लेशन से बचाएगा, आपको ग्लोबल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की टेंशन से मुक्त करेगा, और आरबीआई के ऊपर जो अननेसेसरी बर्डन है, उसको ड्रास्टिकली रिलीव कर देगा। बिकॉज इस मॉडल के अंदर सरकार को हजारों लोग अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। ये सिस्टम एआई और ब्लॉकचेन के साथ बहुत आराम से, बहुत कम मैन पावर से चल सकता है। आपको सिर्फ राइट, प्रोटोकॉल डिजाइन लिखना है। राइट। मैं अपनी ऑडियंस से यही बोलूँगा कि आपने इस मॉडल को समझा। ये मॉडल एक तरह का प्रपोज़ल है। ये और वो भी बड़े रॉ फॉर्म में हमने इसको डिस्कस किया है। और मैं जानता हूँ कि हमारी ऑडियंस बहुत ही लायक ऑडियंस है, बहुत हाइली इंटेलेक्चुअल ऑडियंस है। मतलब अ, आपका कोई अगर ऐसा टेक हो, आपने इस आइडिया से इंस्पिरेशन लेके, नीचे आप कमेंट करिए। जो बहुत बढ़िया कमेंट्स होंगे, उनको हम टी-शर्ट देंगे। बिटनिंग की मैं पर्सनली अगर 8-10 ऐसे कमेंट्स आ गए, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल होंगे, एक तो हम उनको अगले शो में फीचर भी करेंगे और उनको 2-3 को तो हम शो पे लेके भी आएँगे। मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूँ, अगर आपके आइडियाज़ इतने अच्छे हुए तो सुनील सर से डिजिटली हम एक ऑनलाइन आपके आइडिया को समझने के लिए हम आपको यहाँ ऑनलाइन बुलाएँगे भी और आपसे डिस्कस भी करेंगे। आपको ये प्लेटफ़ॉर्म देंगे अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए। बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है और आई थिंक कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता और कोई भी आदमी एक्सपर्ट नहीं होता है। आइडियाज़ आपके पास भी हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का आइडिया आपको कैसा लगा और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं? क्या इसमें चैलेंजेस हो सकते हैं? क्या इसकी डिफ़िकल्टीज़ हैं? गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है अभी तक? अगर हम सोच सकते हैं तो ये कोई ऐसा थोड़ी ना कि गवर्नमेंट नहीं सोच सकती, ठीक है? और आपके पास कोई आइडिया है तो वो भी लिखिए और हम आपको शो पे बुलाएँगे। क्यों सर? आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। बिल्कुल, 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 बहुत ही बढ़िया सोच है। राइट सर। चलिए विद दिस थॉट थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम एंड अगले शो में फिर मिलेंगे एंड तब तक के लिए एक नया टॉपिक, नई एनर्जी के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।